हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज पुनः एक बार बायोलॉजी का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये बायोलॉजी का क्लास नंबर 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग बायो का 7 क्लास कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे वो जाकर के कृपया देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी का ये 8वां नंबर का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, इससे पहले हम लोग जो 7 नंबर का क्लास किए थे उसमें बायोलॉजी का 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 है। तो ये प्रश्न नंबर 36 को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 36 है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, एड्स होता है, यानी कि एड्स क्या होता है, किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो आपका वो विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो यह जो आपका रोग होगा वो होगा ऑटोसोम संबंधित रोग, यानी कि सिकल कोशिका एनीमिया ऑटोमोस संबंधित रोग है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, रेट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है? यानी कि रेट्रो विषाणु जो है वो आपका एड्स बीमारी का रोगजनक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है आपका, एंटीबॉडीज है, यानी कि एंटीबॉडीज क्या है? तो एंटीबॉडीज जो है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्लास संभवतः प्रयास कीजिए कि आप लोग क्लास में ही सारे क्वेश्चन को याद कर लें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 हमारा, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? यानी कि एसिटाबुलेरिया क्या है? तो एसिटाबुलेरिया जो है वो आपका एक शैवाल है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? यानी कि सर्वप्रथम जो है निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजी। यानी कि रोजी नामक गाय जो है वो सबसे पहले निर्मित परजीवी गाय थी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैविक खाद। यानी कि जैविक खाद के द्वारा हम लोग भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, शहद का निर्माण करती है, यानी कि शहद का निर्माण कौन करती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। यानी कि शहद का निर्माण जो है वो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। तो प्रश्न नंबर 45 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ऑप्शन आपके पास है हैजा, बर्ड फ्लू या रानीखेत या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि मुर्गियों में जो बीमारी पाई जाती है वो हैजा भी होता है, उसमें बर्ड फ्लू भी पाया जाता है और रानीखेत नामक बीमारी भी मुर्गियों में होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 हमारा, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हेतु जो हम नीलहरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो शराब उद्योग में जो आपका जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है उसका नाम है यीस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। यानी कि दलहनी पौधों के जड़ पिंड में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, उत्पन्न होता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ होता है? ऑप्शन आपके पास अस्थि मज्जा या पेट में या फिर थाइमस में या यकृत में। तो ये जो टी लिम्फोसाइट नामक बीमारी है ये उत्पन्न होता है आपका अस्थि मज्जा में।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 हमारा एगार रोज किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि एगार रोज जो है वो आपका समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री घास। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है आणविक तकनीक जिसमें किसकी भी इच्छित जीन को अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पीसीआर, यानी कि पीसीआर के द्वारा हम आणविक तकनीक से किसी भी इच्छित जीन को अनेक प्रति इन विट्रो में संश्लेषित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडिन का क्या इस्तेमाल है। तो हीरोडिन का जो आपका इस्तेमाल होगा वो होगा एंटीकोएगुलेट में, एंटीकोएगुलेट में। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा पुनर्योगज डीएनए एक प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है, यानी कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्माण प्रथम मानव हार्मोन कौन है, यानी कि एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन या प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो आपका वो मानव निर्मित द्वारा सर्वप्रथम हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन मानव ने सबसे पहले बनाया था। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है। तो ये क्राई प्रोटीन जो है ये आपका बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। क्राई लैब किसे नियंत्रित करता है। क्राई लैब जो वो आपका कर्ण छेदक को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 56 होता है प्राप्त होता है। तो ये जो आपका प्राप्त होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। तो प्रश्न नंबर 57 है हमारा ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में जो है वो आपका विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है हमारा चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो आपका वो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि चरम समुदाय जो है वो एक संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है हमारा पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जलीय वातावरण में जो पौधा नहीं पाया जाता उसका नाम क्या है। तो वो आपका बबूल हो जाएगा। बाकी ये सभी ऑप्शन जो है हाइड्रिला, ट्रापा या फिर नीलम्बू ये सभी जलीय वातावरण यानी कि जल में पाए जाते हैं, लेकिन बबूल जो है आपका वो जल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60। टिड्डा क्या है। तो टिड्डा जो है वो आपका एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि टिड्डा जो है वो आपका एक प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं तो होगा वो आपका उत्पादक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 है हमारा जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है। तो ये जो होगा क्ले में होता है, यानी कि क्ले जो है इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो जैव रिएक्टर जो वो अनुकूलतम परिस्थिति में आपका उत्पाद निर्माण करता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है गंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो गंडा अभयारण्य है यह आपका असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। तो अगला प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। तो संकटग्रस्त स्पीसीज जो होगा वो आपका निफेंथिस होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा रेड डाटा बुक में सम्मिलित है
तो रेड डाटा बुक में जो आपका सम्मिलित है वो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी उसमें सम्मिलित है, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची भी है उसमें, उसके बाद आपका आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी उसमें शामिल है। यानी कि रेड डाटा बुक जो है उसमें ये सभी शामिल है। हाँ रे कॉलेज चुप 5 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर सबसे अधिक पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से सभी यानी कि मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, ये यानी कि ये तीनों सभी आपका ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 हमारा, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है? यानी कि मानव जो है कितने तीव्रता की ध्वनि को सहन कर सकता है? तो 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि को मानव सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा होने पर मानव उस ध्वनि को सहन नहीं कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न, और आज का ये हमारा तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 70। प्रकाश रासायनिक धुंध में जो आपका वो PAN नहीं पाया जाता है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड भी पाया जाता है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, लेकिन PAN जो है वो उसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। धन्यवाद।